केमिकल काइनेटिक्स बहुत ही आसान चैप्टर है, जो करवा रहा हूं वहां से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन को पढ़ते हैं, और रेट का मतलब स्पीड है, यानी हम ये पढ़ते हैं कौन सा रिएक्शन कितना जल्दी होगा या कितना लेट होगा। यानी यहां पर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे या फिर हम स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स में हम स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? अब दोस्तों पहली बात समझिए, तो पहला टॉपिक चुप जाइए, पहला टॉपिक इसके अंदर होता है रेट ऑफ रिएक्शन। इस चैप्टर में हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे लिखा जाता है? तो बेसिकली ये होता है चेंज इन कंसंट्रेशन। चेंज इन कंसंट्रेशन, मुझे 1 मिनट लगेगा इसको समझाने में, फिर चैप्टर फास्ट हो जाएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। अब कई लोगों के मन में होगा सर आप ये क्या लिख रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का मतलब रिएक्शन है, रेट को पढ़ेंगे हम स्पीड, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन कैसे पता लगेगा? कितना चेंज इन कंसंट्रेशन हुआ है। कंसंट्रेशन का मतलब है यहां पर अमाउंट, कितना अमाउंट में चेंज हुआ है कितने टाइम में, इससे हमें रेट का पता लगेगा या फिर हमें स्पीड का पता लगेगा। जैसे मैंने कहा कहीं पर अमाउंट में चेंज बहुत ज्यादा है तो हम कहेंगे भाई रिएक्शन बहुत फास्ट है, अमाउंट जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है। कहीं पर चेंज इन अमाउंट कम है मतलब रिएक्शन क्या है? स्लो। चेंजेस बहुत कम है, चेंज कम है मतलब रिएक्शन स्लो है। तो दोस्तों यहां पर आपको ज्यादा समझ में कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए कहीं पर लिखा हुआ है 3A 11B 5C, हमें एक रिएक्शन दिया हुआ है और हमसे बोला कि भाई आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। तो दोस्तों रेट ऑफ रिएक्शन में ए और बी के लिए लिख रहा हूं, देखो कैसे आपको लिखना है। चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, कंसंट्रेशन को हम ऐसे लिखेंगे। कंसंट्रेशन का बेसिक मतलब यहां पर अमाउंट होता है, अमाउंट का मतलब यहां पर है मोलैरिटी। यहां पर जो कंसंट्रेशन हमने लिया है बता दूं मैं आपको, यहां पर कंसंट्रेशन की जगह पर हमने मोलैरिटी लिया है, मोलैरिटी। तो मित्रों ध्यान दीजिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन में कितना टाइम लगा, जहां पर टी का मतलब टाइम होने वाला है दोस्तों। अब दोस्तों ये रिएक्टेंट है, ए और बी रिएक्टेंट है, तो यहां पर आपको माइनस साइन का इस्तेमाल करना है और जो कोफिशिएंट है इसको डिवाइड करना है। तो ये कहलाएगा आपका रेट ऑफ रिएक्शन। माइनस साइन की वजह से यहां पर एक वर्ड यूज करेंगे हम, डिसअपीयरेंस। डिसअपीयरेंस सेम आप बी के लिए लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन बी के लिए भी लिख सकते हो। डिसअपीयरेंस मतलब गायब होना, डिसअपीयर होना, डिसअपीयरेंस लिखा हुआ है। रेट ऑफ रिएक्शन आप बी के लिए भी लिख सकते हैं। कैसे? आप बोलेंगे माइनस साइन, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट घटता है, फिर नीचे कोफिशिएंट लिखना पड़ेगा 1/11 और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन में जो भी आपका टाइम लगा है, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी कहा जाता है। अब मेरे दोस्तों जैसा आप जानते हैं यह है आपका प्रोडक्ट, तो इसके लिए भी हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। तो यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन में जो भी आपको टाइम लगा और जो 5 है उससे डिवाइड होगा। लेकिन दोस्तों यहां पर पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है, बनता है। पॉजिटिव की वजह से दोस्तों यहां पर हम वर्ड यूज करेंगे अपीयरेंस। तो पहली बात आपको समझ में आया कि इस चैप्टर के अंदर केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, स्पीड ऑफ रिएक्शन, और उसके बारे में पता कैसे लगता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में टाइम। कंसंट्रेशन का मतलब यहां पर अमाउंट है, अगर अमाउंट में चेंज ज्यादा है तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। और इस प्रकार से हमने पहला फॉर्मूला समझ लिया। इन सभी फॉर्मूले को हम डिफरेंशिएशन के हिसाब से भी लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं हम डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन, डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन में क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे? तो हम बोलेंगे भैया रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मुझे ए का लिखना है तो मुझे DA/dt लिखना है, जहां पर DA मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। DA/dt का मतलब हो गया कि ए में कितना चेंज हो रहा है समय के साथ। सेम आपको माइनस साइन का इस्तेमाल करना है और 1/3। आप सेम चाहे तो बी के लिए भी लिख सकते हैं और उसके लिए लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है आपको। डिफरेंशियल रेट में डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगाना है, आपको डेल्टा को डी से रिप्रेजेंट करना है। जो यहां पर डेल्टा है उसको डी बना दोगे तो बन जाएगा डिफरेंशियल रेट ऑफ रिएक्शन। अब मेरे प्यारे बच्चों यहां पर कुछ बेसिक ग्राफ है जो आपको समझना है। क्या है वो ग्राफ समझिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहां पर कंसंट्रेशन है और यहां पर टाइम है, और ये ग्राफ मैंने बनाया रिएक्टेंट के लिए। अगर ये ग्राफ मैंने रिएक्टेंट के लिए बनाया है तो यहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है। सेम अगर मैं प्रोडक्ट के लिए ग्राफ बनाऊंगा दोस्तों, अगर इस तरफ मेरा कंसंट्रेशन और यहां पर टाइम है तो प्रोडक्ट के लिए मेरा ग्राफ ऊपर उठता हुआ आएगा। तो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के दो ग्राफ बन सकते हैं। ग्राफिकल क्वेश्चन यहां से नहीं आता, पर फिर भी एक वर्ड मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर इस ग्राफ का हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप, तो स्लोप हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है। कई बच्चों को स्लोप का मतलब नहीं पता होगा। इस ग्राफ का tan थीटा, इस ग्राफ के tan थीटा को ही हम स्लोप कहते हैं, लेकिन हमारे केमिस्ट्री में ये स्लोप वाले क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है इस टॉपिक को लेके। फिर भी मैंने आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे दी। अगर इस ग्राफ का tan थीटा निकालोगे तो आपको मिलेगा रेट ऑफ रिएक्शन, इस ग्राफ का भी tan थीटा निकालोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन। ये ग्राफ नीचे जा रहा है क्योंकि रिएक्टेंट के लिए है, रिएक्टेंट घटता है। ये ग्राफ ऊपर जा रहा है क्योंकि प्रोडक्ट के लिए है, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा हमेशा आगे बढ़ता है। समझ में आया? तो अगर इसका भी हम स्लोप निकालेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, यानी ग्राफ ऑफ स्लोप गिव्स रेट ऑफ रिएक्शन। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको ध्यान रखना है। और सर्सल रीजन में आ सकता है कि अगर हम कंसंट्रेशन और टाइम का ग्राफ बनाएंगे तो उसका स्लोप हमें क्या देगा? उसका जो स्लोप होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन देगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आता, न्यूमेरिकल किसी और ग्राफ के ऊपर आता है। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर जो हमने बड़ी आसानी से कवर किया। अगर मैं आपको इसकी थ्योरी पढ़ा दूं तो थ्योरी सारी मैंने यहां लिखी हुई है, ध्यान दीजिए कि केमिकल काइनेटिक्स आप खुद ही पढ़ेंगे, ये सब पढ़ के मैं टाइम खराब नहीं करूंगा, अभी साफ हो जाएगा। अभी चुटकी मारने पे होगा, जब आवाज अच्छी आती चुटकी दी। भाई क्यों देख रहे हो इधर? हाँ ठीक है।
देखो केमिकल काइनेटिक्स में स्पीड या फिर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। ये स्पीड ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन है। बस 1 मिनट का टाइम लगेगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन, वो लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट। रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का कितना चेंज हो रहा है, उससे हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिलेगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऐसे लिखना है, माइनस का साइन लगा के, चेंज अपॉन में टाइम। रेट ऑफ अपीयरेंस कैसे लिखना है, प्लस का साइन लगा के, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में टाइम। अब दोस्तों यहां पर ये छोटी छोटी बातें मैंने आपको सिखा दी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सारी बातें बता चुका हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका, कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये ग्राफ भी मैं आपको बता चुका, बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ वही पढ़ना है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिर्फ वही पढ़ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है लास्ट टाइम में। तो ये सारी बातें आपको बताना चाहिए। अब यहाँ पर एक खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जितने भी रेट ऑफ रिएक्शंस होते हैं वो सारे आपस में इक्वल होते हैं। यानी अगर मैंने ए के लिए लिखा है मैंने 1/3 डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, वो बराबर होगा बी के लिए। बी के लिए कितना था, 1 क्या था 11 माइनस का 1/11 डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, और वो इक्वल होगा सी के लिए। सी का कितना था 1/5 डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो सारे आपस में इक्वल होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया, हमने मैक्सिमम सारी बातों को पढ़ लिया। अच्छा मैं आपको बता दूं एक और छोटी सी बात, जब हम डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं मित्रों, व्हेनेवर वी यूज डेल्टा, जब हम डेल्टा का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसी रेट ऑफ रिएक्शन को एवरेज भी बोलते हैं, एवरेज। इसको हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोल देंगे। लेकिन जब हम डी का इस्तेमाल करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं, तो कई बार इस रेट ऑफ रिएक्शन को बोल देते हैं हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन भी बोल दिया जाता है। यानी कि अगर आपसे कोई बोले कि भाई टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो आप बोलोगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज में आपको डेल्टा का इस्तेमाल करना है और इंस्टेंटेनियस में आपको डिफरेंशिएशन वाला कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सबसे इंपॉर्टेंट है जो न्यूमेरिकल्स में आपके काम आता है, कि जो रेट ऑफ रिएक्शंस की सारी वैल्यू आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। अब मित्रों मैं दोबारा बोलूंगा, आप ज्यादा गहराई में ना जाए, जो मैं आपको बता रहा हूं वही सब बातें इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए। ये सारी बातें हम कर चुके हैं। अब यहां पर एक छोटी सी बात आप ध्यान रखिएगा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। चलो मैं यहीं से आपको करवाता हूं। अगला टॉपिक रहेगा हमारा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कैसे निकालेंगे हम, तो बहुत सिंपल सी बातें याद कर लो। यूनिट जो होती है इसकी मोल्स पर लीटर पर सेकंड होती है। ये हमने यहाँ पर करके दिखाया है कि भाई ऊपर कंसंट्रेशन है, नीचे टाइम है। कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी है, नीचे टाइम है, फिर मोलैरिटी की यूनिट लिख दी, फिर टाइम की यूनिट लिख दी। ये डेरिवेशन फेरिवेशन का टाइम नहीं है आपके पास, आपको करना है क्यों डेरिवेशन, मैं समझ नहीं पा रहा। अरे यार एक तो ये इतना हैंग होता है ना भाई, मत देखो इस तरफ यार, क्या कर रहे हो, ध्यान दो। चलो तो आपको डेरिवेशन नहीं करना, आपको रिजल्ट याद रखना है बस। यानी यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन होता है मोल्स पर लीटर पर सेकंड। अब दोस्तों सीधा काम की बात करते हैं। अगला टॉपिक होता है हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन, सीधा रेट लॉ एक्सप्रेशन। जो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा मित्रों, जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ, और आफ्टर एक्सपेरिमेंट एक एक्सपोनेंशियल इंट्रोड्यूस किया गया है। एक्सपोनेंशियल भूल जाओ, यहां पर आप बोलो पावर। मतलब क्या, मैं समझाता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। रेट लॉ जो है, रेट लॉ खुलेआम एक बात कहता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओनली। ये सिर्फ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, और इसकी पावर होती है कुछ एन। ये जो एन है इसी को हम फ्यूचर में बोलेंगे ऑर्डर। ये कहां से आता है, एक्सपेरिमेंट से आता है। ये एक्सपेरिमेंटली हमें मिलता है, एक्सपेरिमेंट से। तो हमने क्या बोला बेटा कि रेट लॉ क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हैविंग सम पावर एन, दैट एन इज कॉल्ड एज ऑर्डर। क्या बोलते हैं, और ये एक्सपेरिमेंट से हमें मिलता है। तो यही सब कहानी यहां लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एन, डायरेक्शन की पावर एन। अब ये जो समझिएगा एन को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, और एक्सपेरिमेंट से आता है। बात समझ पाए नहीं समझ पाए, तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है, रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, हम कह रहे थे कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर एन। तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा के। इस के अलग अलग नाम होते हैं। इसी को के को हम रेट कांस्टेंट बोलते हैं, जो बहुत ही फेमस है, पर इसका नाम स्पीड कांस्टेंट भी होता है, वेलोसिटी कांस्टेंट भी होता है, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी कह देते हैं इसको, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान रखना। तो दोस्तों यहां पर आप ध्यान रखना कि ये हमारा रेट लॉ है। यानी कहानी क्या है, कुल मिला के कहानी ये है कि रेट लॉ क्या कहता है। रेट लॉ कहता है कि भैया जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो है कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर एन, बस खत्म। इसको बोलते हैं हम रेट लॉ, बस खेल खत्म है। और एन का मतलब क्या होता है, ऑर्डर। ये बात आपको समझ में आ गई बढ़िया से। अब देखिए ये आपको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां पर हम निकालने जा रहे हैं, अगला टॉपिक होता है हमारा यूनिट ऑफ के। तो यहां पर यूनिट ऑफ के को पूरा ड्राइव किया गया है, ना ये हमारे सिलेबस में है और ना हमें ये करना चाहिए। हमें बस एंड में रिजल्ट याद रखना है। ये तो ऐसा है कि भाई बहुत टाइम है तुम्हारे पास, 10-12 घंटे है, 25-30 घंटे पढ़ने के लिए पूरा महीना है, तो आप बढ़िया से एकदम पीएचडी मार रहे हो चैप्टर में। अभी आपको पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस याद करना है कि ये होता है के का यूनिट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट यानी के। तो के की यूनिट का फॉर्मूला क्या है, देखो, मोल 1 - n लीटर n-1 सेकंड -1। मोल 1 - n लीटर n-1, दिख रहा सबको, सेकंड -1। अब क्या है, अगर n की वैल्यू 0 होगी तो n 0 पुट करोगे तो k की वैल्यू सेकंड आ जाएगी। देखो देन k क्या होगा, नहीं समझ रही बात को, अगर ये हो जाएगा ना, नहीं समझ रही बात को, अगर n की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा बताओ, ये 0 ये भी 0, तो मोल 1 लीटर -1 सेकंड -1, नहीं समझिएगा। तो n की अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हो आप। जैसे मैंने n की वैल्यू 0 पुट करी है तो यहाँ n खत्म हो गया तो बचा मोल, l -1, और यहां से क्या बचा, सेकंड -1, तो k की वैल्यू आ गई। k की यूनिट, एक्चुअली में यूनिट है, वैल्यू नहीं यूनिट। तो आप अलग अलग वैल्यू डाल के n की k की यूनिट निकाल सकते हो। जैसे मैंने n1 डालूंगा तो k की यूनिट क्या निकल के आएगी, ये निकल के आएगी। आपको बस इस वाले फॉर्मूले में, जो हमारा मेन फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में n की अलग अलग वैल्यू पुट करनी है।
अब 0 पुट करो, 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, आपकी मर्जी। 1 पुट करने पे आएगा, 2 पुट करने पे आएगा, 3 पुट करने पे आएगा। यानी कंक्लूजन क्या निकलता है दोस्तों कि अगर हम यूनिट ऑफ के की बात करें, यूनिट ऑफ के, तो हमारा निकल गया है मोल 1 - 1 लीटर n-1 सेकंड -1। यहां से आपको यूनिट ऑफ के मिल जाएगा। आपको अलग अलग एन की वैल्यू पुट करनी है। 0 पुट करोगे इसको बोलेंगे जीरो ऑर्डर, क्योंकि एन की मतलब होता है ऑर्डर। एन की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट ऑर्डर। एन की वैल्यू 2 पुट करोगे तो सेकंड ऑर्डर। और हर किसी के लिए के की अलग अलग वैल्यू आएगी, क्योंकि हर बार एन की वैल्यू क्या होने वाली है, अलग। दैट इज द कंक्लूजन ऑफ यूनिट ऑफ के। दैट इज अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए मोर अबाउट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो देखिए इट मे बी जीरो फ्रैक्शन इंटीजर। जो ऑर्डर है, ऑर्डर मतलब एन, ऑर्डर का मतलब यहां पर होता है एन। ये जो एन की बात हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा प्लीज, ये जो हम एन की बात कर रहे हैं, ये एन हमारा जीरो फ्रैक्शन इंटीजर हो सकता है। इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या मतलब है, मान लो कहीं पर रेट लॉ लिखा हुआ है, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 2 बी की पावर 3। तो यहां पर देखो क्या लिखा है कि इट इज द सम ऑफ पावर, तो और 2 और 3 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 5। यानी एन की वैल्यू यहां पर 5 हो गई। यानी जो ऑर्डर होता है सम होता है, क्या होता है, सम ऑफ पावर्स। फिर इट इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, ये एक्सपेरिमेंट से आता है, सही बात है। इट डज नॉट बिलोंग टू नंबर रिटन इन रिएक्शन। क्या मतलब है इसका, देखिए मेरे कहने का मतलब क्या, देखिए कई बार लोगों को गलतफहमी होती है। क्या गलतफहमी होती है कि गलतफहमी ये है, ध्यान दीजिए, कि अगर कहीं पर लिखा है 2a + 3b गिव्स c, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऐसा समझते हैं कि के रिएक्टेंट कौन है, ए और बी, तो ए और बी लिख देंगे और पावर लिख देंगे, यहाँ का 2 लिख देंगे और यहाँ का 3 लिख देंगे। गलत। ये जो है ना एक्सपेरिमेंट से आएगा, तो इसलिए हमने लिख दिया है कि इट डज नॉट बिलोंग टू नंबर रिटन इन रिएक्शन। रिएक्शन में जो नंबर है उससे ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर हमेशा एक्सपेरिमेंट से आता है। बात समझ पाए? तो ये छोटी छोटी बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत बढ़िया। अब देखिए यहां पर अगला टॉपिक होता है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब देखिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ की अगर हम बात करें दोस्तों, ध्यान दीजिएगा प्लीज, टॉपिक का नाम है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। यानी हम इंटीग्रेशन से चीजों को निकालने जा रहे हैं, पर एग्जाम जो है वो बायोलॉजी वाले बच्चे भी देते हैं, उनको इंटीग्रेशन नहीं आता है। तो आप देखेंगे केमिस्ट्री के अंदर यहां से कभी भी आता नहीं है कि आप इसको ड्राइव करके दिखाओ। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, 2015 से पहले एक बार आया होगा, 2 बार आया है, उसके बाद हमें देखने को नहीं मिला जितना मैंने पेपर देखा अभी तक। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ में ना आपको डेरिवेशन करने के लिए नहीं आता, आपको बस रिजल्ट याद रखना है। तो कुछ रिजल्ट आपको याद रखना मैं बता रहा हूं। हमें 3 के लिए पढ़ाई करनी है, बस 2 के लिए पढ़ाई करनी होती है जनरली। एक होता है हमारा जीरो ऑर्डर, हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ, तो हमें पढ़ना है, एक तो है पढ़ना हमें जीरो ऑर्डर, तो हमें जीरो ऑर्डर पढ़ना है, दूसरा हमें पढ़ना होता है फर्स्ट ऑर्डर। हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। यहां पर क्या क्या बातें याद करनी है वो ध्यान दीजिए। पहला फॉर्मूला ये AT इज इक्वल टू माइनस KT प्लस A नॉट। जहां पर AT का मतलब मैं आपको समझा दूं, AT का मतलब है कंसंट्रेशन एट एनी टाइम। जैसे किसी भी टाइम पर कंसंट्रेशन कितना है, कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट, कंसंट्रेशन एट एनी टाइम। A नॉट का मतलब है इनिशियल। देखिए AT का मतलब कितना बचा हुआ है, इसे बोल सकते हैं कि कितना बचा हुआ है, बचा हुआ है, कितना हमारे पास हाथ में कितना बचा हुआ है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाएंगे। कितना बचा हुआ है उसको हम AT बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि एक रिएक्शन 75% खत्म हो गया है, अगर वो 75% खत्म हो गया है तो हमने लिया कितना होगा, तो हम बोलेंगे A नॉट हमारा 100% है। इनिशियल, A नॉट का मतलब क्या होता है, इनिशियल। तो हम बोलेंगे A नॉट है हमारा 100%, उसका 75% खत्म हो गया, तो हाथ में बचा कितना, 25। तो AT का मतलब ऑटोमेटिक हो जाएगा 25%। मेरी बात समझे? तो ये आपको ध्यान रखना है कि A नॉट का मतलब होता है कि स्टार्टिंग में कितना लिया, और AT का मतलब बचा कितना है। और यहाँ पर K का मतलब क्या है दोस्तों, K का मतलब है रेट कांस्टेंट, T का मतलब है टाइम। वैसे फर्स्ट ऑर्डर में आपको रखना है ln AT, सेम वही AT है पर ln आ जाता है यहाँ पर, माइनस का KT प्लस ln A नॉट, सेम, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद आपको याद रखना पड़ता है इसका ग्राफ। ग्राफ क्या है, यहां पर AT है और यहां पर है टाइम। ग्राफ आपका ऐसा निकल के आएगा। अब यहां पर ये जो चीज है इसको हम A नॉट बोलते हैं, और ये स्लोप बनेगा इसका स्लोप, यानी इस ग्राफ का जो हम tan थीटा निकालेंगे वो माइनस के बराबर होगा। tan थीटा को हम बोलते हैं स्लोप, तो ये स्लोप जो है माइनस के बराबर होगा मित्रों। वैसे दोस्तों आपको फर्स्ट ऑर्डर में क्या याद रखना है मैं आपको बता दूं। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा दोस्तों, ये आपका बनेगा ln AT। क्या बनेगा, ln AT। ये बनेगा आपका टाइम, दोबारा ग्राफ ऐसे ही नीचे आने वाला है। ये वाला जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे हम, ln A नॉट। इस पॉइंट को ln A नॉट बोलेंगे, और इसका जो स्लोप होगा दोबारा, जो इसका स्लोप होगा दोबारा, वो माइनस के बराबर होगा। तो ये 2 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं इंटीग्रेटेड। मतलब ये देखो, ये फॉर्मुला और ये फॉर्मुला बिल्कुल सेम है, बस ln लग गया है 2 जगह पे। अब दोस्तों अगला जो आपको याद करना है यहाँ पर, इसके अंदर थोड़ा और भी एडवांस बातें याद करनी है। यहाँ पर कुछ कुछ बातें, यहाँ पर आपको हाफ लाइफ का फॉर्मुला याद करना होता है। तो दोस्तों हाफ लाइफ का मतलब होता है जब 50% हमारा सामान रिएक्ट कर चुका है, 50% रिएक्शन हो चुका है, तो उसके लिए हम हाफ लाइफ, इसके लिए सिंबल यूज करते हैं टी के नीचे छोटा सा हाफ। तो ये टी हाफ का जो फॉर्मुला होता है, आधी लाइफ का जो फॉर्मुला होता है, वो होता है A नॉट बाई 2K। अब मित्रों लेकिन यहां पर ना हमारा ये एक और फॉर्मुला यहां पर हमें देखना है, पता है क्या, देखिए हमें ये देखना होता है, ध्यान दीजिएगा प्लीज, कि जो टी है हमारे टाइम का फॉर्मुला। चलो मैं आपको ठीक से बताता हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो ln है उसको मैं log लिख रहा हूं, log AT। क्या लिख रहा हूं, log AT। अब जब हम log लिखते हैं ना तो k को हम डिवाइड कर देंगे 2.303 से, और यहां पर t की जगह t रहेगा, और ये हो जाएगा log A नॉट। यानी जब आप log का इस्तेमाल करेंगे, नीचे डिवाइड करना है आपको 2.303 से। अब इसका भी ग्राफ बनता है मित्रों, और एग्जाम में इन ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर यहां पर हम log बना देंगे, अगर ये हमारा log AT हो जाएगा और ये हमारा t हो जाएगा, तो यहां पर जो नीचे जो लाइन आ रहा है, इसमें ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलेंगे हम log A नॉट। और यहां से अगर हम ऐसे खींच दें तो ये हमारा स्लोप होगा। ये जो स्लोप है इस बार हमारा ये होगा पूरा,
माइनस के, पहले के था, हो जाएगा माइनस के वाई 2.303। तो ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहां पर भी आपको टाइम हाफ का फॉर्मूला याद करना होता है। यहां पर टाइम हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 बाई के, मेरे प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक और फॉर्मूला, t इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग ए नॉट बाई 80, ए नॉट बाई 80। ये फॉर्मूला बहुत ही काम का होता है, किसी भी क्वेश्चन को करने में काम आता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक रिएक्शन है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, कह रहा हूं एक रिएक्शन का रेट कांस्टेंट 4 है और वो 25% फिनिश्ड हो चुका है, वो रिएक्शन 25% खत्म हो गया है, तो कितना टाइम लगा होगा? 25% खत्म होने में कितना टाइम लगा होगा? फर्स्ट ऑर्डर है ये। तो आप बोलोगे टाइम का फॉर्मूला होता है 2.303 बाई के और रेट कांस्टेंट की वैल्यू 4 दी हुई है। आप बोलोगे लॉग ए नॉट, ए नॉट का मतलब स्टार्टिंग में तो 100% ही होगा और ये 25% खत्म हो गया है, तो बचा कितना? 80 का मतलब होता है बचा कितना? आपका 75 बचा। इसे सॉल्व करना आपको टाइम मिल जाएगा। लॉग की वैल्यू एग्जाम में दी होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यानी दोस्तों अगर हम फर्स्ट ऑर्डर में इतनी सारी बातों को याद कर ले और जीरो ऑर्डर में भी इतनी बातों को याद कर ले, तो हम कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ। दोबारा बोल रहा हूं, इन फॉर्मुलों का प्रूफ केमिस्ट्री की डेरिवेशंस में पूछी नहीं जा सकती, क्योंकि अगर इसको देंगे तो 3 मार्क्स में देंगे। अगर 3 मार्क्स में यही दे देंगे तो चैप्टर से और क्या पूछेंगे? फिर वो कुछ और तो पूछ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं लिख के दे सकता हूं कि इसकी डेरिवेशन बहुत ही बेवकूफ आदमी पूछेगा। खुद को बचा के चल रहा हूं, पूछ लिया तो इसको समझा करो, सेफ साइड। नहीं पूछता, ट्रेंड देख लो, पेपर उठाओ 2015 के बाद पेपर उठाओ, नहीं पूछता। ठीक है, मजाक कर रहा हूं, कोई नहीं पूछेगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी। अरे मजे ले रहा था मैं, नहीं पूछेगा, जाओ बोल दिया नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। क्या कह रहे हो? नहीं, अरे आज तक नहीं आया, कैसे आ जाएगा? अगर किसी को, जो बताओ, किसी को डेरिवेशन का शौक है, प्लीज, अगर किसी को डेरिवेशन का शौक है तो मैंने यहां लिख दिया डेरिवेशन, आपको ये नोट दे दूंगा, डेरिवेशन कर लेना, आपको पहले से होगा आपके नोटबुक में। पर ये डेरिवेशन कोई काम का नहीं है, बेकार सा डेरिवेशन है, कभी एग्जाम में नहीं आता है मित्रों, ये आप ध्यान रखेंगे प्लीज। सही बच्चों को बता रहा हूं, डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा। अब कुछ बातें मैं आपको बता दूं, फटाफट ध्यान दीजिए सारे बच्चे। अब तो बस 5-10 मिनट का टॉपिक रह गया चैप्टर, उसके बाद कुछ है क्या इसमें? देखिए, 4 गैसियस, गैस के लिए कई बार आपको प्रेशर देंगे, गैस के लिए कई बार प्रेशर देंगे। जैसे हमने कहा, देखो यहां पर हमारे पास क्या है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और गैसेस की बात कर रहे हैं, गैस के लिए प्रेशर दिया है। तो याद रखना ये फॉर्मूला क्वेश्चन, के का मतलब रेट कांस्टेंट, टी का मतलब टाइम, 2.30 बाई टी लॉग पी इनिशियल। यहां पर यह है पी इनिशियल, यह है 2 पी इनिशियल माइनस पी इनिशियल। देखो पी आई का मतलब इनिशियल प्रेशर, पीटी का मतलब टोटल प्रेशर। तो एग्जाम में कुछ भी नहीं हुआ, आपको टाइम देंगे, आपको इनिशियल प्रेशर देंगे, आपको टोटल प्रेशर देंगे। अब वैल्यू पुट करो, आपको रेट कांस्टेंट मिल जाएगा, टाइम भी दिया होता है। बात समझ पा रहे हो? ऐसे क्वेश्चन आएगा कि देखो टाइम इक्वल टू 0 पर प्रेशर था 2 atm, 2 पास्कल ले लो, 2 पास्कल। जब टाइम 0 था प्रेशर था 2 पास्कल। अरे ध्यान दो यार, टाइम 0 है, प्रेशर है 2 पास्कल, मतलब ये इनिशियल हो गया, क्या हो गया? फिर बोलेंगे टाइम इक्वल टू 100 सेकंड, प्रेशर टोटल देंगे, टोटल बोलेंगे, टोटल है मान लीजिए, बोल देंगे कि 4 पास्कल, एग्जांपल लिया मैंने। बोलेंगे बताओ रेट कांस्टेंट बताओ, तो टाइम कितना दे दिया उसने? 100, या 100 पुट कर दोगे। इनिशियल कितना है? 2, तो 2 इंटू 2, समझे? 2 इंटू पी इनिशियल माइनस टोटल कितना है? 4। आई बात समझ में नहीं आई? मैंने क्वेश्चन ऐसा बना दिया है कि आंसर नहीं आएगा इसका। मैंने क्वेश्चन ऐसा बना दिया कि इसका आंसर नहीं आएगा। मान लो ये 8 दिया हो, 8, या मान लो इसकी वैल्यू 1 है, टोटल प्रेशर 1 है, 1 पास्कल। अब बन जाएगा क्वेश्चन। तो आपको क्या लिखना है? पी इनिशियल जो कितना बताओ? 2 इंटू पी इनिशियल, 2 इंटू 2 माइनस टोटल कितना है? 1। तो यहां से आपका आंसर आ जाएगा। क्या जाएगा? आंसर। तो ये ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मुला होता है, मैंने बताया। अब अगला टॉपिक क्या होता है, देखो मैं समझा दूं आपको, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ये टॉपिक मैं खुद से कराऊंगा अपने हिसाब से, जितना बोलूंगा उतना ही एग्जाम में आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं। देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को डिस्टर्ब कर सकता है? तो मैं आपको सबसे जो एग्जाम में आता बता रहा हूं। देखिए, पहला फैक्टर होता है आपका टेम्परेचर, सबसे इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर से रेट ऑफ रिएक्शन पे बहुत इफेक्ट आता है, और टेम्परेचर को लेके अर्हीनियस साहब ने बहुत काम किया है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा जो बातें कर रहा है ना, लड़का लड़की देखूंगा नहीं मैं, कुछ भी बोल दूंगा फिर। फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात करते हैं। टेम्परेचर से रेट ऑफ रिएक्शन पे बहुत फर्क पड़ता है, और अर्हीनियस साहब ने क्या खूब बात करा है। अर्हीनियस साहब ने एक कॉन्सेप्ट दिया के मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू ए, ये कोई कांस्टेंट है, ये फैक्टर है कोई, इसको भूल जाओ, ए भूल जाओ, के ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। अर्हीनियस साहब ने क्या गजब बात बताया, देखिए सुनिए। अर्हीनियस साहब ने कहा अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो पता क्या हो जाएगा? देखो ई, ये जो माइनस है ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, ये मैंने माइनस वाले ई को नीचे ले आया, ई ए बाई आर टी। अब तुम बोलोगे सर ई ए क्या है, आर क्या है? बता रहा हूं, सुनिए। देखिए, पहले इसके बारे में बाद में समझेंगे, पहले ई ए को समझो। देखिए, एक ग्राफ से आपको समझाता हूं। देखिए, इस तरफ है एनर्जी, ई फॉर एनर्जी, यहां पर एनर्जी, यहां पर एनर्जी लिया है मैंने, और इस तरफ लिया प्रोग्रेस। प्रोग्रेस का मतलब होता है कि रिएक्शन का प्रोग्रेस। मान लो अगर आप दूध लेके आए, चीनी लेके आए और एक पतीले में रख दिया, चाय नहीं बन रही, क्योंकि चाय को बनाने के लिए हीट की नीड है। क्या है? यानी चाय पत्ती और दूध का रिएक्शन करवाने के लिए पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा उसको। क्या करना पड़ेगा? एक्टिवेट। तो वो एनर्जी और प्रोग्रेस की बात करते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट है ये, रिएक्टेंट। तो ये रिएक्टेंट यहां है, तो रिएक्टेंट को पहले एक्टिवेट करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रोडक्ट। तो ये जो हाइट है ना, हाइट, इसको हम
एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। यानी किसी भी रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए मिनिमम कितना एनर्जी देना पड़ेगा, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो यहां पर ईए का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी। अगर ये रिएक्टेंट की एनर्जी है तो पहले उसको एक्टिवेट होना पड़ेगा, बाद में बनेंगे प्रोडक्ट। तो ईए का मतलब एक्टिवेशन एनर्जी है। आर का मतलब गैस कांस्टेंट होता है मित्रों, और आर की एक फिक्स वैल्यू होती है 8.314। टी का मतलब यहां पर टेम्परेचर होता है दोस्तों, और ई होता है एक्सपोनेंशियल और ए होता है कांस्टेंट। इसको एक्सपोनेंशियल के पीछे लगा रखा है हमने इसको, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी कहते हैं कई बार। ए छोड़ दो, ए कांस्टेंट है। अब यहां से अर्हीनियस साहब क्या बता रहे हैं? यहां से अर्हीनियस साहब ये बता रहे हैं अगर आप टेम्परेचर को बढ़ा दोगे, क्या बढ़ा दोगे? टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो आपका के भी बढ़ जाएगा। बोलो कैसे? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी या घट जाएगी? घट जाएगी। देखो, देखिए आप सिंपल रखिए, टेम्परेचर के बढ़ने से ना ये वाली वैल्यू घट जाती है, और नीचे की वैल्यू अगर घट जाएगी तो ऊपर की वैल्यू बढ़ जाएगी। बुद्धि मत लगाओ, याद कर लो, सिंपल सी बात है कि यहां पर माइनस साइन है। क्या मतलब है? अगर यहां नीचे वाला बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपका के भी बढ़ता है। ज्यादा बुद्धि मत लगाओ, अगर आपकी मैथ्स वीक है तो। जिसकी मैथ्स वीक है वो समझ नहीं पाएगा। देखो, टेम्परेचर के बढ़ने से ये वाली वैल्यू घट जाएगी, और नीचे की वैल्यू घटने से ऊपर की वैल्यू बढ़ती है। तो सिंपल आपको बताऊं तो अर्हीनियस साहब ने क्या कहा? अर्हीनियस ने कहा कि टेम्परेचर से आपका रेट कांस्टेंट बढ़ जाएगा, और रेट कांस्टेंट बढ़ने का मतलब है कि रेट बढ़ जाएगा। रेट का मतलब स्पीड बढ़ जाएगा, रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाएगी। तो अर्हीनियस साहब साफ साफ कहते हैं कि टेम्परेचर से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। इवन जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए तो उनको पता लगा अगर आप 10 डिग्री से टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स। 2 टाइम्स हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। अगर हम 10 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज बाई 10 डिग्री, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 2 टाइम्स। यानी अगर आप 10 डिग्री का भी चेंज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन सीधा दुगना हो जाता है। इतना फास्ट हो जाता है रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाता है। तो ये अर्हीनियस साहब का कॉन्सेप्ट था। क्या बात समझ पा रहे हो? अर्हीनियस साहब ने कुछ और बातें भी बोली। क्या बातें बोली? ये मतलब बेसिक बातें यही बोली, और एक और बातें बोला कि यहां पर ना कोई भी रिएक्टेंट होगा, क्या बोला मैंने? कोई भी रिएक्टेंट होगा तो पहले यहां पर एक्टिवेट होता है। क्या होता है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएगा। मतलब समझा रहा हूं, देखो, पहले एक रिएक्टेंट होगा, फिर यहां पर एक्टिवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इस बैरियर को पार करके, देखो रुकावट है ना एक प्रकार से। अगर आप रिएक्टेंट और आपको बनना प्रोडक्ट, तो आपको इस रुकावट को पार करना पड़ेगा, इस बैरियर को पार करना पड़ेगा। तो जब बैरियर को पार करेंगे तो आप बनाएंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और जब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तब बनेगा प्रोडक्ट। ये अर्हीनियस साहब का मानना था, अर्हीनियस का सबका यही मानना था। फिर अर्हीनियस साहब का ये जो इक्वेशन है, इसका इस्तेमाल करके हम न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूं आपको अर्हीनियस कॉन्सेप्ट को लेके। हम ना जो फॉर्मुला उसको लॉग में कन्वर्ट करते हैं, तो लॉग के बिकम्स व्हाट? याद करो, लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। ये है, देखिए आपका मेन फॉर्मुला है के इज इक्वल टू ई ए बाई आर टी। ई ए का मतलब है एक्टिवेशन एनर्जी, पर आप इसको ऐसे भी लिखते हैं, कई लोग तो ऐसे भी लिखते हैं, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर 1/t। तो ये वाला भी वैलिड है, ये वाला भी वैलिड है। इन दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पर एल एन है, यहाँ लॉग है, लॉग है। और जब हम लॉग लगाते हैं तो 2.303 से डिवाइड करते हैं। अब इन दोनों के ऊपर ग्राफ भी आते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन भी आता है। क्या आता है ग्राफिकल क्वेश्चन? समझिएगा, अगर ये हमारा एल एन के है और ये हमारा 1/t है, ध्यान रखना 1/t, तो हमारा ग्राफ ऐसा आने वाला है। और इस ग्राफ की सबसे खास बात क्या है? ये वाला पॉइंट होगा हमारा एल एन ए, और ये जो इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप, इसका जो स्लोप होगा, स्लोप, ये जो स्लोप होगा ना इस वाले ग्राफ के लिए, इस वाले ग्राफ के लिए, ये जो ग्राफ है इसका स्लोप होता है माइनस ई ए बाई आर। क्या होता है बेटा? माइनस ई ए बाई आर, ध्यान रखना। तो इस वाले का ग्राफ ऐसा बनता है, और इसकी इन्फॉर्मेशन ये है कि स्लोप का क्या मतलब है? ये एल एन ए है, ये लाइन एल एन के है, ये 1/t है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम एल एन ए बोल रहे हैं। अब दोस्तों अगर मैं इस वाले ग्राफ की बात करूं तो इसका भी ग्राफ बनता है, इसके ऊपर ग्राफिकल क्वेश्चन भी आता है, लॉग के। ध्यान दीजिएगा, ये लॉग के है, यहां पर है 1/t, 1/t ध्यान रखना। और ऐसे लाइन खींचा हमने, तो दोस्तों याद रखना ये वाला जो होगा लॉग ए होगा। क्या होगा? लॉग ए। और इसका जो स्लोप होगा, स्लोप, ये जो स्लोप होगा इसका स्लोप, ये होता है माइनस ई ए बाई 2.303 आर। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, ऐसे क्वेश्चन आता है कि भाई स्लोप क्या होगा इसका बताओ, तो उसके लिए आपको रेडी रहना है। ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट है अर्हीनियस का। एक और कॉन्सेप्ट निकल के आया। क्या कॉन्सेप्ट निकल के आया? लोगों ने कहा अगर हमारा टेम्परेचर T1 है तो उसके सामने रेट कांस्टेंट K1 होगा, लेकिन जब हमारा टेम्परेचर T2 होगा तो हमारा रेट कांस्टेंट क्या होगा? K2। तो टेम्परेचर T1 पे रेट कांस्टेंट K1 है, फिर हमें टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो रेट कांस्टेंट भी बढ़ गया। टेम्परेचर से रेट बदलता है ना, तो इनको लेके भी एक फॉर्मुला बनाया गया जिसकी डेरिवेशन आपको कभी नहीं करनी है। इस चैप्टर में किसी भी फॉर्मुले की डेरिवेशन नहीं करनी है, सिंपल है, log K2 by K1 इज इक्वल टू EA by 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। ये फॉर्मुला है log K2 by K1 का, जहां E का मतलब एक्टिवेशन है, R का मतलब है गैस कांस्टेंट, T का मतलब टेम्परेचर है। मान लो किसी ने क्वेश्चन दिया कि यार फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी, यही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तुम यार एक्टिवेशन एनर्जी निकाल के दिखाओ। अगर T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू K की वैल्यू 4 है और T2 टेम्परेचर पे K की वैल्यू 8 है, अगर T1 पे मतलब ये K1 हो गया, ये क्या हो गया? K2। देखो आपको K2 दिया हुआ है, K1 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, T2 दिया है, R की वैल्यू आप जानते हो, R की वैल्यू 8.314। अब इन सभी वैल्यू को पुट करके इजीली एक्टिवेशन एनर्जी निकाल पाओगे क्या? नहीं, लॉग है यहाँ पे, उसके लिए आपको लॉग की वैल्यू भी पता होना चाहिए जो एग्जाम में गिवन होता है। तो इस प्रकार से हमने अर्हीनियस साहब के सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया। फिर दोस्तों इस चैप्टर में हमें ग्राफ सिखाया जाता है। वो ग्राफ क्या है? वो कोलिजन थ्योरी पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको कहा कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। उसी प्रकार से जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? आपको ये बात तो पहले से पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। ये तो आप लोगों को पहले से पता है
अगर ये तो हमने रेट लॉ पढ़ा था ना, रेट लॉ, तो रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है। अगर आप रिएक्टेंट को बढ़ा दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। तो ये सेकंड डिपेंडेंस हो गया। थर्ड क्या डिपेंडेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट है कोलिजन, इफेक्टिव कोलिजन। अब हम पहुंच चुके हैं कोलिजन थ्योरी पे, इफेक्टिव कोलिजन। ध्यान रखना दोस्तों, इफेक्टिव कोलिजन, रेट ऑफ रिएक्शन कोलिजन पे भी डिपेंड करता है। कैसे, अब मैं समझा रहा हूं, देखो ध्यान से समझना। मैंने कहा सिंपल सी बात समझना, देखिए अब कोई रिएक्शन कब होता है समझिए, हम पढ़ रहे कोलिजन थ्योरी, ध्यान दो, यहीं पर कोलिजन थ्योरी पढ़ा रहा हूं मैं। कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी क्या कह रहा है पहले समझिएगा। कोलिजन थ्योरी कहता है कि रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड करते हैं और कोलाइड करने की वजह से वो प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन ये कोलिजन इफेक्टिव होना चाहिए। कोलिजन कैसा होना चाहिए, इफेक्टिव। कोलिजन मस्ट बी इफेक्टिव। इफेक्टिव कोलिजन से क्या मतलब है, आपको सिंपल एग्जांपल समझाता हूं। मान लो हम कोई SN2 रिएक्शन करवा रहे हैं, और SN2 मैं बहुत रफ एग्जांपल ले रहा हूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे मैंने कहा ये CH3, यहां पर Cl है, CH3 Cl है, और OH माइनस यहां पर है। तो SN2 की एक फरमाइश होती है। फरमाइश क्या है, SN2 में बैक साइड से अटैक होना चाहिए। लेकिन मान लो ये बंदा पूरी कंडीशन SN2 की है पर ये सामने से अटैक करने का प्रयास कर रहा है, तो हम कहेंगे दिस इज नॉट अ इफेक्टिव कोलिजन। क्या नहीं है ये इफेक्टिव कोलिजन नहीं है, क्योंकि इसको अटैक करना चाहिए था बैक साइड से। तो ऐसी चीजें हमें समझनी पड़ेगी कि कोलिजन हमेशा इफेक्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इफेक्टिव। इफेक्टिव कोलिजन होगा, इफेक्टिव मतलब एक सही डायरेक्शन में। देखिए इफेक्टिव कोलिजन से मेरा क्या मतलब है, इफेक्टिव कोलिजन से मेरा मतलब है कि देखिए समझिए बात को पहले। कोलिजन थ्योरी क्या कह रहा है, कोलिजन थ्योरी कह रहा है प्रोडक्ट कब बनेगा, प्रोडक्ट कब बनेगा, कोलिजन थ्योरी कह रहा है प्रोडक्ट कब बनेगा। पहला कि भैया इफेक्टिव कोलिजन हो, इफेक्टिव कोलिजन हो, क्या हो, इफेक्टिव कोलिजन, बढ़िया से कोलिजन हो, विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन, विथ प्रॉपर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब है डायरेक्शन। क्या मतलब है, मेरी बात समझे। तो ये होता है कोलिजन थ्योरी कि भैया अगर आप चाहते हो प्रोडक्ट बने तो इफेक्टिव कोलिजन विद प्रॉपर ओरिएंटेशन। पिछला वाला एग्जांपल भी मैं बता रहा था, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए और कोलिजन भी परफेक्ट होना चाहिए। सो दैट इज कोलिजन थ्योरी। यानी कोलिजन पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, कोलिजन पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। अब मेरी बात को समझना ध्यान से, हमने कोलिजन थ्योरी भी पढ़ लिया, अब छोटी छोटी बातें समझिए। एक ग्राफ बनाया गया, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ग्राफ बनाए। एक फेमस ग्राफ बता रहा हूं। इस तरफ मान लीजिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ग्राफ बता रहा हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और इस तरफ है काइनेटिक एनर्जी। और एक ग्राफ बनाया गया कि ये ग्राफ है, ठीक है। फिर एक और ग्राफ बनाया गया, ये T टेम्परेचर ग्राफ है, और ये है T+10 टेम्परेचर का। ये T टेम्परेचर है, ये T+10 है। अब यहां से आपको समझना, ध्यान से देखिए, ये क्या कह रहे हैं, ये कोलिजन थ्योरी के बात की बता रहा हूं, रुक जाओ। वो कह रहा था T टेम्परेचर की बात करें तो ये मैक्सिमम पॉइंट है, तो मैक्सिमम पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी ये है, समझना ध्यान से। कह रहा है अगर हमारा टेम्परेचर T है तो मैक्सिमम पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी ये होने वाला है, ये काइनेटिक एनर्जी मान लो 10 जूल है। लेकिन जब हमारा टेम्परेचर है T+10, टेम्परेचर क्या है, तो इस ग्राफ का मैक्सिमम कहां पर है, देखिए इस ग्राफ का मैक्सिमम कहीं यहां मिलने वाला है, दिखा है। तो यहां पर क्या है, यहां पर है, मान लो 10 जूल है तो ये 50 जूल होगा, 20 जूल होगा, 20 जूल। तो हमने क्या सीखा, ये ग्राफ एनसीईआरटी का आपको ये सिखा रहा है कि जब टेम्परेचर कम है तो हमारे पास जो पार्टिकल्स है उनकी एनर्जी है 10 जूल, कितनी है। लेकिन जब टेम्परेचर हमने कितना कर दिया है, T+10, तो पार्टिकल्स की एनर्जी कितनी हो गई, 20 जूल। यानी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, तो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जो कोलाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोलाइड्स, उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और एनर्जी बढ़ने की वजह से उनका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। यानी व्हेन वी इंक्रीज टेम्परेचर, व्हेन वी इंक्रीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विथ लार्जर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। नहीं समझे, जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज। अगर मेरी इंग्लिश गलत हुई तो मुझे माफ कर देना, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको कोलिजन थ्योरी पढ़ा दिया, अर्हीनियस की थ्योरी पढ़ा दिया। कई लोगों को तकलीफ होगा, लेकिन बता रहा हूं जो मैं अभी बता रहा हूं, दैट इज द ओनली थिंग्स फॉर द इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, है ना। अब ध्यान दीजिए, ये सब बकवास ना पढ़ के ध्यान दीजिए। ये कुछ ग्राफ्स है, वही ध्यान दीजिएगा, ये कुछ ग्राफ्स है जो आपको समझना है। इन ग्राफ्स पे जाना भी मत, ठीक है। ग्राफ्स एनसीईआरटी के देख लेना आप लोग, क्योंकि ग्राफ्स गलत भी तो हो सकता है ना, क्योंकि ये ड्रॉ किया गया है। टेंशन मत लेना, इतना कुछ होता नहीं है। देखिए आप कैटलिस्ट की बात करते हैं, कैटलिस्ट क्या करता है, जब हम रिएक्शन की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, तो कैटलिस्ट क्या करता है। देखिए कैटलिस्ट से ना हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। अरे ग्राफ गलत नहीं है, मैंने ऐसे बोल दिया मजाक में, बस एनसीईआरटी से देख लोगे तो ग्राफ ज्यादा अच्छा रहेगा। जो मैं खुद से लिख के बता रहा हूं वही सबसे इंपॉर्टेंट है, पूरा पेपर वहीं से बनेगा, ठीक है। अब बात करें कैटलिस्ट क्या करता है, देखिए समझिएगा। मैंने कहा ये एक रास्ता है, किसी रिएक्शन के होने का ये रास्ता है, और आपने डाल दिया कैटलिस्ट। जब आप कैटलिस्ट डाल देते ना कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट क्या करता है, ध्यान दीजिएगा। कैटलिस्ट एक अलग सा रास्ता बना देगा, ये रहा ग्रीन वाला रास्ता है, कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट वाले रास्ते में एक्टिवेशन एनर्जी कम है, यानी कम एनर्जी में ही रिएक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। तो कैटलिस्ट क्या करता है समझिएगा। तो अगर हम बात करें कैटलिस्ट से कैसे रेट ऑफ रिएक्शन पे फर्क पड़ेगा, तो कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन अल्टरनेटिंग पाथ, ये एक अल्टरनेटिंग पाथ प्रोवाइड करता है ऑफ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, कम। हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाएगा, हेंस रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। इस प्रकार से रेट ऑफ रिएक्शन हमारा बढ़ जाएगा। ये अर्हीनियस के बारे में पूरा बढ़िया से बात कर चुके हैं, हमें बात करने की जरूरत नहीं है। ये सारी बातें हम कर चुके हैं, टेंशन मतलब बिल्कुल भी। हम अर्हीनियस कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, ये सारे फॉर्मुले देख चुके हैं, सारे ग्राफ देख चुके हैं, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है ये भी देख चुके हैं। दोबारा बोल रहा हूं, जो बता रहा हूं सिर्फ वही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, फालतू दिमाग मत लगाना, परेशान हो जाओगे। बाकी अगर आपके पास टाइम है तो खूब पढ़ो, ठीक है। अब देखो आपको कुछ कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं। एक वर्ड होता है, समझिएगा ध्यान से,
प्लीज। एक वर्ड है मॉलिक्युलरिटी, ये मॉलिक्युलरिटी हमारा रह गया है, फिर आपको कोलिजन थ्योरी के और बताऊंगा उसके बारे में। देखिए मॉलिक्युलरिटी का क्या मतलब होता है, एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप का मतलब समझो पहले। ये जो मॉलिक्युलरिटी है ना, मॉलिक्युलरिटी एलिमेंट्री या फिर सिंगल स्टेप के लिए ही डिफाइन होता है। देखिए एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप समझ गए आप लोग। देखिए मैं कहता हूं एक रिएक्शन A प्लस बी गिव्स C, ये हो गया एलिमेंट्री या फिर सिंगल स्टेप। लेकिन ऐसा हो जाए A प्लस बी से C मिला, फिर C प्लस D से E मिला, फिर E प्लस F से G मिला, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल स्टेप। तो ये सिंगल स्टेप्स के लिए वैलिड होता है मॉलिक्युलरिटी का कॉन्सेप्ट। इसका डेफिनेशन क्या है, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन अ एलिमेंट्री रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं, देखिए इट इज द नंबर, ये नंबर है। मॉलिक्युलरिटी क्या है, मॉलिक्युलरिटी नंबर है, समझिएगा। मॉलिक्युलरिटी का मतलब क्या, मॉलिक्युलरिटी इट इज द नंबर, ये नंबर है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर बात करूं, ध्यान दीजिएगा, अगर दोस्तों मैं यहां पर बात करूं तो एक और एक दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो यहां पर मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई, दो। बात समझे। इसको ऐसा भी लिखा है हमने, देखो इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली, जो कोलाइड करे एक साथ, कोलाइड करना रिएक्ट करना एक ही बात है, ठीक है। अब ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी में फर्क देखो, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल होता है, मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल है। हम बोल रहे हैं भाई मॉलिक्युलरिटी थ्योरेटिकल है, ये कैन बी जीरो फ्रैक्शन इन नेगेटिव, कैन नॉट बी जीरो फ्रैक्शन, खुद पढ़ लेना, बहुत इजी है। ये वैलिड फॉर, ये हर जगह वैलिड है, ऑर्डर हर जगह वैलिड है। ये मॉलिक्युलरिटी सिर्फ एलिमेंट्री के लिए वैलिड है, ये ध्यान रखना। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं मैं आपको, जैसे कभी भी मल्टीपल स्टेप देखो A प्लस बी सी, C प्लस डी ई, E प्लस एफ एन, तो आपने इनको स्लो वाले को करना है आपको, स्लो वाले को, इसको और इसको भूल जाओगे। आपके लिए सिर्फ स्लो वाला है। स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो वाला सबसे मेन होता है। ट्रीटेड एज एलिमेंट्री, स्लो वाले को हम एलिमेंट्री मान लेते हैं, बाकी को हटा देते हैं। जब मल्टीपल स्टेप, अगर 3-4 रिएक्शन एक साथ लिखे हैं तो आपको स्लो वाले से ही काम होता है। अब देखिए ध्यान रखिए, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लिखा है यहाँ पर, मॉलिक्युलरिटी। थोड़ा इंतजार करो, चैप्टर नहीं पड़ जाएगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है, देखिए पढ़िए, लिखा हुआ है मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी, ये बहुत हैंग कर रहा है ना, कोई बात नहीं, कभी कभी करता है। मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, मॉलिक्युलरिटी कभी भी 3 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि कोलाइड इफेक्टिव नहीं होगा। आप देखो लॉजिकली, अगर आप कभी देखोगे ना तो दो बाइक्स का या दो कार का टकराना दिखाई देता है बार बार। 3 कार का टकराना थोड़ा मुश्किल है, एक साथ मुश्किल है पर हो सकता है, पर 4 कार टकरा रही है एक साथ एक ही जगह पे आके, ये बड़ा कठिन है बहुत। तो वही लिखा हुआ है, मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3 बिकॉज इफेक्टिव कोलिजन ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल आर वेरी डिफिकल्ट साइमल्टेनियसली। एक साथ इतने सारे मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होना बहुत ही कठिन है, दोबारा बोल रहा हूं। इसलिए मॉलिक्युलरिटी कभी भी 3 से बड़ी नहीं होती, 3 से बड़ी मॉलिक्युलरिटी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 3 से ज्यादा मॉलिक्यूल ले लोगे तो कोलिजन ही नहीं होगा, प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसलिए अब दोस्तों इस चैप्टर में मैं छोटी छोटी बातें और बता दूं आपको, बहुत सिंपल बातें, ध्यान दीजिएगा। देखिए कोलिजन थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दिया, कोलिजन थ्योरी पढ़ा दिया। क्या है कोलिजन थ्योरी, मॉलिक्यूल शुड गो, ध्यान दीजिए, कोलिजन थ्योरी क्या कहता है कि अगर प्रोडक्ट बनना है, क्या बनना प्रोडक्ट, अरे यार, तो मॉलिक्यूल शुड गो साइमल्टेनियसली कोलिजन विद ईच अदर, एक दूसरे से कोलाइड करना पड़ेगा। मॉलिक्यूल शुड कोलाइड विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर डायरेक्शन में कोलाइड करना पड़ेगा। बैक साइड अटैक है तो बैक साइड अटैक ही होना चाहिए। मेरी बात समझे नहीं समझे। फिर ये ग्राफ मैंने आपको बताया, जो बता रहा हूं कि देखो भैया, पहले एनर्जी पार्टिकल्स की 12 जूल थी, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मान सकते हैं। पहले 12 जूल थी, जब टेंपरेचर बढ़ा दिया तो कितने हो गया, 20, ज्यादा एनर्जी हो गई, और ज्यादा एनर्जी होने की वजह से क्या होगा, रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। तो छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई। अब देखिए यहाँ पर लिख भी दिया है मैंने, देखिए इंक्रीज इन टेंपरेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीजेज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइड्स विद द हायर एनर्जी, ठीक है, इवन ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब अगर हम टेंपरेचर बढ़ा देंगे ना तो पार्टिकल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से भी ज्यादा हो जाएगी, इसलिए रिएक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट। अरे बहुत सिंपल सी बात है, तो पढ़ लेना खुद से। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है, ये मैंने आपको बता दिया बढ़िया से, पीछे ही आपको बस यहाँ दिखा रहा हूं। अब ये ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो मैं बता दे रहा हूं। यहाँ आर का मतलब है रेट, पी का मतलब पी ओरिएंटेशन फैक्टर है। पी क्या होता है, देखो लिखा हुआ है, पी का नाम होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर। बस आप पढ़ लो, कभी नहीं आता पेपर में, जो आएगा पेपर में ये वाला आ सकता है। देखो कि ये इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद एनर्जी इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी, इक्वल टू और ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। क्या मतलब है, ये जो है ना E माइनस EA/RT, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फ्रैक्शन मतलब एक बार से नंबर मान लो, नंबर ये बताता है कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है जिनकी एनर्जी या तो इक्वल है या बड़ा है किससे, एक्टिवेशन से। मतलब ये वाली जो चीज है हमें क्या रिप्रेजेंट करती है कि कितने ऐसे मॉलिक्यूल है जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी है या उससे बड़ी है, कितने मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी जितनी है या फिर उससे बड़ी है। फिर जेड, पी का मतलब आपको बता दिया मैंने, पी का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या फिर स्टेरिक फैक्टर। जेड का मतलब क्या, देखिए जेड का मतलब होता है नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड, मतलब जेड बताएगा कितने कोलिजन हो रहे हैं, कितने पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड, एक सेकंड में, पर यूनिट वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में, इस वॉल्यूम में एक सेकंड में कितने पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं ताकि प्रोडक्ट बन सके, वो जेड से पता लगता है। तो जेड इज नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। इसका नाम होता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं जेड को, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो जेड हमारा कहलाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और ये हमें बताता है कितने कोलिजन हो रहे हैं। और पी हमारा ओरिएंटेशन फैक्टर है, क्या है कि भैया प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, और उसका नाम क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या फिर स्टेरिक। तो साफ साफ कह रहा है, देखो रेट किस पर डिपेंड करेगा, ओरिएंटेशन पे, सही बात है। जेड का मतलब है कोलिजन, अरे पी का मतलब क्या है, ओरिएंटेशन, जेड का मतलब
कोलिजन। तो साफ बात है, रेट डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पे और कोलिजन पे, और एनर्जी बड़ी होनी चाहिए एक्टिवेशन से। ये तो बता रहा है कि एनर्जी क्या होना चाहिए, इक्वल या फिर बड़ा होना चाहिए एक्टिवेशन से। तो ये हमारा कोलिजन थ्योरी से आता है। इस प्रकार से हमने चैप्टर खत्म कर लिया, लेकिन फिर भी हमने एक लास्ट टॉपिक रखा हुआ है। लास्ट टॉपिक है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए सूडो का मतलब होता है नकली, नकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब क्या पढ़िए, होता क्या है, अ रिएक्शन विच इज नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर, एक ऐसा रिएक्शन जो ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर ना हो बट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर। सूडो फर्स्ट ऑर्डर, नकली फर्स्ट ऑर्डर, जो फर्स्ट ऑर्डर ना हो पर फर्स्ट ऑर्डर जैसा हो। तो अ रिएक्शन विच इज नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर बट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स विद सम कंडीशन। जैसे मैं समझा रहा हूं, देखिए जैसे ये हमारे पास कैन शुगर है, इसको H2O दिया हमने, पानी। अब देखिए हमें क्या लग रहा है, मैं बहुत रफ आइडिया दे रहा हूं। चलो एग्जांपल लेता हूं, यहां पर देखो, यहां एग्जांपल लेता हूं, ऊपर समझ जाओगे। देखो A + B गिव्स C, हमें ऐसा लग रहा है कि भैया यहां पर 2 है, तो ऐसा हो सकता है कि सीम्स टू बी सेकंड ऑर्डर, सीम्स टू बी, हमें ऐसा लग सकता है कि सेकंड ऑर्डर है। लेकिन हमने B को क्या किया, ये प्लस का साइन है, ऐसा है कुछ, देखो ये ऐसा है, ध्यान दो, ये ऐसा है, देखो A + B गिव्स C रिएक्शन है, तो हमें लग रहा है कि ये सेकंड ऑर्डर होगा। लेकिन B को हमने ना बहुत एक्सेस लिया, बहुत ज्यादा लिया है, B को इतना ज्यादा ले लिया है कि B के अमाउंट में कोई फर्क नहीं आएगा, चेंज नहीं आएगा। और रेट का मतलब क्या होता है कि चेंज होना चाहिए। अब B चेंज ही नहीं हो रहा है, B को हमने बहुत ज्यादा ले लिया। मान लो मैं बोलूं कि मेरे पास, ध्यान दो, 1 बाल्टी पानी है और उसमें से 1 चम्मच खर्च हो गया, तो कुछ कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। तो अगर हम B बहुत ज्यादा ले लेंगे तो B का अमाउंट चेंज होगा, वो नेग्लिजिबल होगा। क्या होगा? और हमारा रेट किस पे, रेट का डेफिनेशन ही क्या है, चेंज अपॉन में टाइम, चेंज अपॉन में, और ये तो चेंज ही नहीं हो रहा है, तो हमारा रेट इस पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर रेट हमारा इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो रियल में तो ये सेकंड ऑर्डर है, रियल में क्या है, पर एक पीछे हट गया तो हम इसको बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर। क्या बोलेंगे? तो सीम्स टू बी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन बट प्रैक्टिकली इट इज, इसकी वजह से, एक्सेस अमाउंट की वजह से। तो देखो यहां पर क्या लिखा है, ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कंडीशन क्या है कि ये वाला क्या होगा, एक्सेस। तो ध्यान रखना, अ रिएक्शन विच इज नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर बट सीम्स लाइक फर्स्ट ऑर्डर। दैट इज द एंड ऑफ, सब कुछ आ गया आप लोगों को।